बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है स्टेरियोटाइपिक मोमेंट डिसऑर्डर के ऊपर और ये हमारा डीएसएम की कैटेगरी का लेक्चर नंबर 11 चल रहा है। अगर आप बच्चों को देखें ना तो वो बहुत मज़े की मूवमेंट्स करते हैं। जैसे वो जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वो अपने हाथों को हवा में वेव करते हैं, हाथों को बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। या अगर आप छोटे बच्चे देखें 2 साल से कम उम्र के बच्चों को, तो वो अपने हाथों से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। जैसे अपने हाथों को अपने चेहरों के सामने ले जाते हैं, अपनी फिंगर्स को मूव करते हैं, उनके साथ बातें कर रहे होते हैं या फिंगर्स के साथ खेल रहे होते हैं। या आप देखें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे हम भी हैं, तो हम अगर कोई चीज़ ऐसे रिदमिक सॉन्ग है या हम कोई चीज़ याद करें तो हम बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं, ऐसे अपनी बॉडी को आगे और पीछे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे ये मूवमेंट्स भी कर रहे होते हैं या अपने सर को ऐसे अप एंड डाउन हिला रहे होते हैं। जैसे हम कोई सॉन्ग के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर ऐसे अप एंड डाउन सर को हिला रहे होते हैं, तो वो भी ऐसी मूवमेंट्स शो कर रहे होते हैं। या पाँव से ज़मीन पे टैपिंग कर रहे हो या फिंगर से टैपिंग कर रहे हो। या अगर आप देखेंगे जैसे बच्चे पूरे पाँव पे चलते हैं, तो ये पूरे पाँव पे चलने के बजाय पाँव के अगले हिस्से पे पंजों पे चलना शुरू कर दें। तो ये वो मोमेंट्स हैं जो देखने में नॉर्मल भी हैं, अट्रैक्टिव भी लगती हैं और ये नेचुरली सब बच्चों में तकरीबन पाई भी जा सकती हैं। लेकिन जब ये मोमेंट्स एक लिमिट से बाहर हो जाएँ, कंसिस्टेंटली होती हैं और रिपीटेडली बार-बार ये आना शुरू कर दें और बगैर किसी पर्पस के, कोई मकसद ना हो, कोई एक्साइटमेंट भी अगर उसमें ना हो और वो अपने हाथों को बहुत ज़्यादा मूव करना शुरू कर दें, तो ये एक डिसऑर्डर की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, जिसको हम स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। ये स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर मोटर डिसऑर्डर में आता है और इससे पहले हम डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं, जहाँ पे बच्चे को मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन में ही मसला होता है, मतलब कि उनको मूवमेंट्स करना ही नहीं आ रही होती। और यहाँ पे ये होता है कि बच्चे पर्पसलेसली रिपीटेडली कोई मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। अब ये जो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट्स हैं, मैंने आपको पिछले डिसऑर्डर्स में बताया था, ये ऑटिज्म के बच्चों में भी स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट्स हो सकती हैं और ये एडीएचडी के बच्चों में भी हो सकती है और इवन ये स्टटरिंग डिसऑर्डर के बच्चों में भी इस किस्म की कुछ ना कुछ मूवमेंट्स पाई जा सकती हैं। आज हम इस डिसऑर्डर को समझेंगे एग्जांपल्स के साथ ईजी करके। डीएसएम में इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे, सिम्टम्स की एक चेकलिस्ट बनाएंगे, ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे, देखेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या कर सकता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या कर सकता है, जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो क्या कर सकता है, मेडिकल एवेल्युएशन कौन कौन सी कराई जा सकती है इस बच्चे की। तो स्टार्ट करते हैं डीएसएम से इस लेक्चर का। मैं डीएसएम से आपको इसलिए पढ़ाता हूँ कि अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं ना, तो आपको स्टडीज में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, वरना मैं इसको नॉर्मली बड़ा ईजी करके समझा सकता हूँ। अगर आप डीएसएम 5 के अंदर इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे, तो क्राइटेरिया एम एन लिखा हुआ है रिपीटेटिव हो, पर्पसलेस मोटर बिहेवियर हो, मतलब कि बार बार और बगैर किसी मकसद के ऐसी मूवमेंट्स वो शो कर रहे हो, जिसमें उन्होंने आगे एग्जांपल्स दिए हैं कि हैंड शेकिंग एंड वेविंग हो, बॉडी रॉकिंग हो, हेड बैंगिंग हो, सेल्फ बाइटिंग हो या हिटिंग ऑन बॉडी हो। इसको जरा सिंपल करके समझते हैं कि बच्चे कैसे इन मूवमेंट्स को रिपीटेडली करते हैं या पर्पसलेसली करते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया ना, हैंड वेविंग या हैंड शेकिंग, इसको हैंड फ्लैपिंग भी बोलते हैं, कि बच्चे अपने हाथों को बहुत ज्यादा मूव करते हैं, बात करते हुए भी, नॉर्मली भी अकेले भी बैठे होंगे तो बहुत ज्यादा मूव कर सकते हैं सिवियरिटी की बेस के ऊपर। और ऑटिज्म के बच्चों में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। और अगर नॉर्मली ना भी नजर आ रहा हो तो खासकर एक्साइटमेंट की स्टेट में ये बहुत ज्यादा हैंड फ्लिपिंग करते हैं या हैंड वेविंग करते हैं। ऐसे बच्चों को अगर आप समझाएंगे भी ना कि अपने हाथों को कम मूव करो, ऐसा मूव ना किया करो एक्साइटमेंट की स्टेट में भी या नॉर्मली भी, तो भी उनसे ये मूवमेंट्स हो रही होंगी, डिपेंडिंग अपॉन सेवेरिटी लेवल, कि कितना सवेयर है। जितना सवेयर है उतनी ज्यादा ये मूवमेंट्स हो रही होंगी। इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है रॉकिंग। रॉकिंग कहते हैं कि आप जैसे सिंपल बैठे हुए ना, सिंपल बैठे हुए ऐसे बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हो आगे और पीछे की तरफ। और आप देखेंगे हम भी अक्सर ये करते हैं और ये खासकर तब करते हैं जब हम कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो हम बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं, या कोई रिदमिक सॉन्ग है जिसमें हम बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं, तो ये कोई पर्पस के साथ है। लेकिन जब ये पर्पसलेस हो जाए और रिपीटेड मूवमेंट्स ये होना शुरू हो जाए, तो ये आप इस डिसऑर्डर में देखते हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है हेड बैंगिंग। आप ऐसे बच्चे देखें जो अपने सर को टकरा रहे हो बार बार जमीन के साथ, कारपेट के साथ, किसी चीज़ के साथ, और इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएं। ये गुस्से की स्टेट में भी हो सकता है और ये गुस्से की स्टेट के बगैर भी हो सकता है कि बच्चा पर्पसलेसली अपना सर जो है वो जमीन पे मारना शुरू कर दे बार बार। इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है सेल्फ बाइटिंग। ऐसे बच्चे जो अपने आप को रिपीटेडली और बगैर किसी मकसद के बाइट कर रहे हो, इंजरी के चांसेस भी हो जाएं। एक तो मकसद ये भी हो सकता है कि बच्चे एंगर में हैं तो तब अपने आप को बाइट कर रहे हैं, वो एक अलग सिनारियो। लेकिन जब ये रिपीटेडली, कॉन्टिन्यूसली, पर्पसलेसली अपने आप को बाइट करना शुरू कर दें, तो आप इस डिसऑर्डर में देखते हैं। तो ये 4 एग्जांपल डीएसएम में लिखी हुई थी। कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फिंगर्स फ्लिकिंग। जैसे बच्चे अपने हाथों को अपने चेहरे के करीब ला के उनके साथ बातें करें या उनके साथ फिंगर्स के साथ खेलें रिपीटेडली, पर्पसलेसली, ठीक है, कोई मकसद ना हो खास, तो आप देखते हैं कि वो इस डिसऑर्डर में आ सकते हैं। या आप देखें कि बच्चे जो हैं वो आईज को बार बार रिपीटेडली ब्लिंक करते हों, ठीक है, बगैर किसी मकसद के, कोई लाइट वगैरह उनकी आंखों में नहीं पड़ रही ऐसी जिसकी वजह से वो ब्लिंक कर सकें, बस वो पर्पसलेसली ब्लिंक कर रहे हो।
या फिर अगर आप देखें कि वो टूथ ग्राइंडिंग कर रहे हो, दांतों को रगड़ रहे हो अपने बार बार। टूथ ग्राइंडिंग भी एक एग्जांपल है स्टेरियोटाइपिक मोमेंट की, कि एक बच्चा बगैर किसी मकसद के और रिपीटेडली अपने दांतों को आपस में रगड़ना शुरू कर दे, तो आप उसको भी इस डिसऑर्डर की एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। क्राइटेरिया भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो मोमेंट्स हैं ये इसकी बच्चे की सोशल लाइफ में इंटरफेयर करें, उसको डिस्टर्ब करें। जैसे कोई सोशल सिचुएशन में बैठा हुआ है, गैदरिंग में बैठा हुआ है, वहाँ भी ये मूवमेंट्स रिपीटेडली आ रही हों, ठीक है। स्कूल लाइफ में है, एकेडमिक लाइफ है उसकी, वो उसकी डिस्टर्ब हो रही हो इसकी वजह से, या उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, जो डेली लाइफ में उसने काम करने हैं, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हो इसकी वजह से। क्राइटेरिया सी अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है इसका जो एज ऑनसेट है वो अर्ली डेवलपमेंट हो, मीन्स के 3 साल की उम्र तक आपको इसके सिम्टम्स जो हैं वो क्लियरली नजर आना शुरू हो जाएं। क्राइटेरिया डी सिंपल है कि इसकी कोई फिजियोलॉजिकल रीजन नहीं होनी चाहिए, मींस कोई मेडिकेशन के यूज की वजह से मूवमेंट्स, ऐसी मेडिसिन ना ली हो बच्चे ने कि जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स आ रही हो उसके अंदर रिपीटेडली, या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ना हो, कोई ब्रेन डैमेज वगैरह ना हो जिसकी वजह से ये आ रहा हो। और आपने इसको डिफरेंशिएट भी करना है दूसरे डिसऑर्डर से भी, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से भी, वो हम आगे जाके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देखेंगे। नीचे उन्होंने लिखा हुआ कि आपने इसको स्पेसिफाई जरूर करना है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे की जो मोटर मूवमेंट्स हैं इंजरी कॉज करें, इंजरी वाला बिहेवियर हो, और ऐसा भी हो सकता है विदाउट इंजरी हो, कि बच्चे को इंजरी ना होती हो, बस वो मोटर मूवमेंट शो करता हो। ये भी हो सकता है कि स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर हो विद मेडिकल कंडीशन, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, या डेवलपमेंटल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, इस डिसऑर्डर का सिवियरिटी लेवल भी है, बच्चे को माइल्ड लेवल का स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर भी हो सकता है। माइल्ड लेवल में क्या होता है कि जैसे ही बच्चा कोई मूवमेंट शो करने लगा है तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप किसी और काम में लगाएं वो लग जाएगा। जैसे हेड बैंगिंग करने लगा है, जमीन पे सर मारने लगा है, तो आप अगर उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो फौरन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसमें इंजरी के चांसेस नहीं होते। इसमें आपको इतना बिहेवियरल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पे मॉडरेट लेवल का है। मॉडरेट लेवल में यह है कि आपको बिहेवियर पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है बच्चे का, वो डिस्ट्रैक्ट क्योंकि नहीं होता इजीली, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो उसके इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी मूवमेंट जैसे सेल्फ बाइटिंग है, हेड बैंगिंग अगर वो कर रहा है बार बार, तो उसकी इंजरी के चांसेस बहुत होते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। सवेयर लेवल में आपको बच्चे की कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी पड़ती है ताकि वो इंजरी से बच जाए। प्रोटेक्टिव मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं और इसको फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट आपने इसका करवाना होता है रेगुलर बेसिस पे, ये लॉन्ग टर्म चलता है इसका ट्रीटमेंट। अब देखते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के किन किन डिसऑर्डर से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले जिस चीज से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है वो है नॉर्मल वेरिएशन। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि नॉर्मली बच्चे इस किस्म की मूवमेंट्स जो है नेचुरली शो कर रहे होते हैं, लेकिन वो रिजल्ट होते हैं किसी इमोशन का, किसी बिहेवियर का, और वो इजीली डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन इस डिसऑर्डर को आप तब डायग्नोज करेंगे जब वो मूवमेंट्स जो है रिपीटेड होती हों और पर्पसलेस हों, उनका कोई पर्पस भी ना हो अक्सर, तब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको डायग्नोज करेंगे। दूसरे नंबर पे आपने इसको ऑटिज्म से डिफरेंशिएट करना है। मैंने आपको ऑटिज्म के लेक्चर में बताया था कि ऑटिज्म के बच्चों में स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट्स हो सकती हैं। ये दोनों डिसऑर्डर साथ में भी आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को सिर्फ स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट हो और ऑटिज्म ना हो, और या ऑटिज्म हो स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट ना हो। अब कैसे आपको पता चलेगा? याद रखें, ऑटिज्म में कम्युनिकेशन का और सोशल इंटरेक्शन का डेफिसिट होता है। बच्चा कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता, सोशल इंटरेक्शन भी नहीं कर पाता। अगर बच्चे को सिर्फ स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर है तो वो कम्युनिकेट भी कर पाएगा, वो सोशल इंटरेक्शन भी कर पाएगा। और ऑटिज्म में रिपीटेटिव फिक्स्ड बिहेवियर होते हैं, और इसमें रिपीटेटिव फिक्स्ड बिहेवियर नहीं होते, रिपीटेटिव मूवमेंट्स हो सकती हैं इसमें। तीसरे नंबर पे आपने इसको टिक डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करना है। टिक को हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, इससे डिफरेंशिएट करते हैं आज। डिफरेंशिएट करने के लिए आपने देखना है कि जो स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट है उसकी जो एज ऑनसेट है वो 3 साल से पहले पहले आपको वहां पे सिम्टम नजर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो टिक डिसऑर्डर है उसके सिम्टम्स आपको 5 साल से 7 साल तक के दरमियान में आपको नजर आना शुरू होते हैं। जो स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट्स होती हैं वो उसमें आपके आर्म्स या हैंड्स या एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन जो आपका टिक डिसऑर्डर है उसमें आपका हेड, शोल्डर और फेस इन्वॉल्व होता है। ये जो मूवमेंट्स होती हैं स्टेरियोटाइपिक, ये फिक्स्ड होती हैं, रिदमिक होती हैं और प्रोलॉन्ग लंबे अरसे तक चलती रहती हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम तक चलती रहती हैं। और वो जो आपकी टिक्स होती हैं वो प्रोलॉन्ग नहीं होती, ठीक है, वो रैंडम होती हैं और वो फिक्स्ड भी नहीं होती। चौथे नंबर पे आपने इसको ओसीडी से डिफरेंशिएट करना है। ओसीडी भी ऐसे ही है कि आपको एक बार बार थॉट आती है और आप बार बार वो काम करते हैं, तो आपको लगेगा इन बच्चों को भी बार बार वो थॉट आती है मूवमेंट शो करने की, और बार बार ये मूवमेंट शो करते होंगे। ऐसा नहीं होता, इनको ये थॉट्स की वजह से नहीं करते, ये सेंसेशंस की वजह से करते हैं। ओसीडी जो है वो थॉट्स की वजह से होती है, ये सेंसेशन की वजह से होती है। ओसीडी का जो ऑनसेट है, एज ऑनसेट है, वो भी लेटर लाइफ है, बड़ी उम्र में होता है, और इसमें जो है वो 3 साल से पहले पहले आप इसको डायग्नोज कर देते हैं। और 5वें नंबर पे आपने इसको देखना है कि कोई और मेडिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ना हो, वो जाहिर है आप मेडिकल एवेल्यूएशन के थ्रू ही उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब देखें, आपके पास अगर ऐसा बच्चा है तो आप क्या करेंगे, सिम्टम्स की एक चेकलिस्ट बना लें, ठीक है। जितने मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया उनको मैं समराइज कर देता हूँ।
सिम्टम्स की फॉर्म में। आप उस सिम्टम्स की चेकलिस्ट अपने पास नोट कर लें और जब भी कोई बच्चा आपके पास आए तो आप ये सिम्टम्स उसमें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि बच्चा रिपीटेटिव मूवमेंट शो कर रहा हो। कौन कौन सी मूवमेंट शो कर सकता है? जैसे बॉडी रॉकिंग है, हैंड्स फ्लैपिंग और वेविंग है, फिंगर्स फ्लिकिंग और फ्लटरिंग है, हेड नॉडिंग और शेकिंग है, आर्म्स को वेव करना है या फ्लैप करना है, लेग्स को शेक करना है या बाउंस करना है, आईज ब्लिंकिंग कर रहा है या रोलिंग कर रहा है, माउथ क्लिकिंग और लिप्स मेकिंग कर रहा है। ये रिपीटेटिव मूवमेंट्स के सिम्टम्स मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। आप इस पर मजीद भी स्टडी करें, कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट्स की फॉर्म के अंदर। इसके अलावा जो सिम्टम्स आप उसमें देखेंगे वो ये कि मूवमेंट्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली आ रही हो थ्रू आउट द डे, मूवमेंट्स जो हैं वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम हो, मीन्स एक एक महीना चल रही हो, सालों चल रही हो, तब आप इसको देखेंगे। इसके अलावा ये जो मूवमेंट्स हैं इंटरफेयर करें बच्चे के सोशल इंटरेक्शन में, एकेडमिक्स में और डेली टास्क में, और ये मूवमेंट्स जो हैं इसकी वजह से बच्चे को सेल्फ इंजरी हो जाए या उसको रिस्क हो के उसको सेल्फ इंजरी हो जाएगी। और आखिरी सिम्टम है कि ऐसी मूवमेंट्स जो हैं वो आपको ड्यूरिंग इन्फेंसी स्टेज, ठीक है, या अर्ली चाइल्डहुड आपको नजर आना, 3 साल से पहले पहले नजर आना शुरू हो जाने चाहिए हैं, तब आप इसको डायग्नोज अच्छे से कर सकेंगे। अब अगर ऐसा बच्चा आपके पास आ ही गया, सिम्टम्स आपने देख ली, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट के लिए मैंने हमेशा आपको बताया कि ये डिसऑर्डर हो या कोई भी डिसऑर्डर हो, कोशिश करें होलिस्टिक अप्रोच लेके चलें, सब लोगों को साथ मिला के चलें। कहीं पे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है वो करवाएं, कहीं पे यहाँ पे इस डिसऑर्डर में खासकर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है, फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है, किसी मेडिकेशन का भी रोल हो सकता है, आप साइकोलॉजिस्ट का भी रोल है, और साथ में स्पीच थेरेपिस्ट का भी इसमें रोल हो सकता है अगर स्पीच में प्रॉब्लम है। तो हम वन बाय वन देखेंगे क्या करना है। अगर आप हैं, सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट को मैं ले लेता हूँ कि सबसे पहले अगर साइकोलॉजिस्ट तो वो क्या करेगा, डिटेल केस हिस्ट्री ले, उसके बाद माइलस्टोन चेकलिस्ट को चेक करे, ठीक है, साथ में सिम्टम्स को चेक करे, कंफर्म करे, इमोशनल और बिहेवियरल टेस्ट अप्लाई करे, चेक करे कि कितने इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स आए हुए हैं बच्चे के अंदर, और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बना ले जिसमें उसको बिहेवियरल इंटरवेंशंस करानी है। साथ में रेफर कर दे मेडिकल एवेल्यूएशन के लिए और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को। मेडिकल एवेल्यूएशन क्या क्या कराएंगे? सबसे पहले हम टेस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से आप टेस्ट करवाएंगे मेडिकल के। सबसे पहले आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें सीबीसी करवा सकते हैं, जिसमें आपको ब्लड काउंट पता चलता है, मेटाबॉलिक पैनल करवा सकते हैं, थायराइड फंक्शन को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं ताकि आपको मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज के बारे में कुछ आइडिया हो जाए। इसके अलावा जेनेटिक टेस्टिंग भी करवाई जा सकती है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। न्यूरो इमेजिंग करवाई जाती है ताकि देख सकें कि न्यूरोलॉजिकल इशू तो नहीं है। ये मैं पिछले डिसऑर्डर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तभी मैं इसको इतना डिटेल में नहीं जाता। और इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी कराई जा सकती है। ये कुछ टेस्ट हैं जो आप करवा के चेक कर सकते हैं कि बच्चे में कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है जिसकी वजह से जो स्टेरियोटिपिक मूवमेंट्स हैं या तो वो कॉज हो रही हैं या वो ट्रिगर हो रही हैं। ट्रिगर भी हो सकती हैं और कॉज भी हो सकती हैं। जैसे मेटाबॉलिक आप टेस्ट करवा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के थायराइड के करा रहे हैं, इससे भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है। और एमआरआई वगैरह सिटी स्कैन भी करवाते हैं तो उससे भी पता चल जाता है कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आ जाते हैं साइकोलॉजिस्ट कौन से टेस्ट अप्लाई कर सकता है। इमोशनल बिहेवियर टेस्ट में आप थमेटिक परसेप्शन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, टीआईटी जिसको बोला जाता है। रॉर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। विनलैंड एडॉप्टिव बिहेवियर स्केल आप अप्लाई कर सकते हैं, और चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ टेस्ट अप्लाई करके ना आप बच्चे का इमोशनल और बिहेवियरल एनालिसिस कर सकते हैं और फिर तभी कोई इंटरवेंशन अप्लाई कर सकेंगे। अब देखते हैं कि ओटी या फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट कौन से टेस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं या वो किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले जो वो कर सकते हैं वो है सेंसी इंटीग्रेशन एंड प्रैक्टिस टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ब्रुइन इंक्स और सेलेट्सकी टेस्ट फॉर मोटर प्रोफिशिएंसी। तीसरे नंबर पे पी बॉडी डेवलपमेंट मोटर स्केल अप्लाई कर सकते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग मेजर्स वो कर सकता है। पेडियाट्रिक एवेल्यूएशन ऑफ डिसेबिलिटी इन्वेंट्री कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ मोटर एंड प्रोसेस स्किल्स कर सकते हैं। पीडियाट्रिक बैलेंस स्केल अप्लाई कर सकते हैं। टाइम अप एंड गो टेस्ट वो कर सकते हैं। फंक्शनल रीच टेस्ट वो कर सकते हैं। रेंज ऑफ मोशन असेसमेंट हो सकती है। ये वो टेस्ट हैं जिनके थ्रू ना वो चेक करते हैं कि बच्चे की जो कोऑर्डिनेशन है वो भी कैसी है, उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो कैसी हैं, और कौन कौन सी मूवमेंट्स उसको मजीद सिखानी है वो भी की जा सकती हैं। अब स्पीच थेरेपिस्ट क्या कर सकता है, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर मैंने बताया हुआ कि अगर कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो वो कौन कौन से टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, आप उस डिसऑर्डर में जाके उनको देख सकते हैं। जब ये सब एनालिसिस आप कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस किस चीज़ में बच्चा लेक कर रहा है, स्पीच में लेक कर रहा है, बिहेवियर में लेक कर रहा है, या सिर्फ स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट्स हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप थेरेपीज को चूज करते हैं। बिहेवियरल थेरेपीज आप कर सकते हैं जिसमें रीइंफोर्समेंट का, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि वो जो टाइम ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी है, उसको स्लो डाउन कर सके। अगर वो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट्स नहीं शो करेगा और फिर उसके बदले आप उसको रिवॉर्ड्स देंगे तो उससे वो स्ट्रेंथन होता है उसका
जो पॉजिटिव बिहेवियर है। अब ओटी या फिजिकल थेरेपिस्ट क्या कर सकता है, वो फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स पे भी काम करेगा, इसके अलावा वो स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट्स पे भी काम करेगा। अब वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, जैसे फाइन मोटर स्किल्स ट्रेनिंग के अंदर ना वो पैक बोर्ड एक्टिविटीज करवाते हैं या पेंसिल ग्रेस्प एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिसमें ना बच्चे ने ऑब्जेक्ट्स को उठाना होता है, जैसे वो बीड्स रखे होते हैं, उसमें कॉइन्स रखे होते हैं, पजल पीसेस रखे होते हैं, उसने अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को यूज करके वो चीजें उठानी होती हैं। राइटिंग और ट्रेसिंग टास्क होते हैं, जैसे राइटिंग में नंबर्स लिखने होते हैं, शेप्स बनानी होती हैं, लेटर्स लिखने होते हैं, या ट्रेसिंग में लाइंस को या मेजेस को उसने ट्रेस करना होता है। सीजर स्किल्स होती हैं जिसमें कटिंग वगैरह होती है, उसको इम्प्रूव कराते हैं, जैसे एक लॉन्ग लाइन होती है, शेप्स होती हैं बनाई हुई होती हैं, पैटर्न्स बनाए होते हैं और उनको सीजर के यूज से कट करवाते हैं। इसके अलावा जो क्ले आती है ना, उसके जरिए बच्चे को ना बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे वो रोलिंग करना, पिंचिंग करना, स्क्वीजिंग करना, शेपिंग करना, वो क्ले के यूज से बच्चे करना सीखते हैं। इससे उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स है ना वो बेहतर होती हैं। थ्रेडिंग और लेसिंग एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे बीड्स वगैरह और बटन्स वगैरह को यूज करते हैं ताकि थ्रेड कर सकें वो लेस के ऊपर, ताकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका बेहतर हो सके। बिल्डिंग ब्लॉक्स और कंस्ट्रक्शन टाइल्स जो है वो यूज करते हैं बच्चों के लिए, उससे उसको काफ़ी एक्सरसाइज कराते हैं। सॉर्टिंग और मैचिंग गेम्स होती हैं, बच्चों को सॉर्ट आउट करना होता है कि कौन सा कलर और शेप जो साइज हैं उनको मैच करके पेयर्स बनाने होते हैं। इसके अलावा ग्रास मोटर एक्सरसाइजेज भी कराई जा सकती हैं, जैसे रनिंग है, जंपिंग जैक्स है, स्किपिंग है, हॉपिंग है, जंप रोप है, ऑब्स्टेकल कोर्सेज है, बॉल गेम्स है, क्लाइंबिंग, बाइकिंग, स्विंगिंग, स्विमिंग, डांस, योगा, ये सब एक्सरसाइजेज भी बच्चों को कराई जा सकती हैं। या देखेंगे रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए ना नेक को एक्सटेंड करना या उसको फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर लाना, उसकी एक्सरसाइजेज कराई जाती हैं। शोल्डर सर्कल कराए जाते हैं, आर्म स्विंगिंग कराई जाती है, एल्बोज की एक्सटेंशन को बेहतर बनाया जाता है, रिस्ट की, नी की, टो की एक्सटेंशन को या स्पाइनल रोटेशन को बेहतर बनाया जाता है। इसके अंदर सिंगल लेग स्टैंड कराया जाता है, बैलेंस बोर्ड एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, स्टॉक टर्न कराए जाते हैं और व्हील टू टो वॉक करवाई जाती है बच्चे को। ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत मेजर रोल प्ले कर सकती हैं बच्चे की स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट्स को कम करने में। क्यों? क्योंकि उसकी जो सारी मूवमेंट्स हैं वो सेंसरी स्टिमुलेशन की वजह से होती हैं, तो वो उनको कंट्रोल करने के लिए फिर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की एक्सरसाइजेज, ये ग्रॉस मोटर की एक्सरसाइजेज, फाइन मोटर की एक्सरसाइजेज, ये उसकी सेंसेस को जो है ना बेहतर करती है, इंप्रूव करवाती है। और साथ में जो आपकी बिहेवियरल इंटरवेंशन होती है ना, वो उसका माइंड बनाएंगी कि मैंने जो है अपनी स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है। तो दोनों को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। ये अगर आप आज के लेक्चर को समझेंगे तो ये सारी थेरेपीज ऑटिज्म में भी बच्चों के साथ यूज हो सकती हैं, एडीएचडी में भी यूज हो सकती हैं और सम हाउ स्टटरिंग डिसऑर्डर में भी कुछ यूज हो सकती हैं। ये था आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि इस डिसऑर्डर को बहुत सिंपल करके एग्जांपल्स के साथ आपको समझा सकूं। आई होप मैंने इजीली समझाया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट्स की फॉर्म में पूछ सकते हैं, हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पूछ सकते हैं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।